अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बतारीख़ 23/1/2026 को मैं अपनी भूख हड़ताल शुरू किया हूँ वक्फ बोर्ड पंचक्की पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान की जानिब से आज तक भी जो ज़्यादतियाँ हुई वो ज़्यादतियों से मैं तंग आ चुका था और आखिर में मुझे इस इक़दाम पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इन्होंने जब भी मुझे आश्वासन जो जिस किस्म के भी दिए उसको फुलफ़िल नहीं किए। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि अब या इनसे दो टोक अंदाज में अपनी जंग को छेड़ दूँ, जिसके लिए मैं तैयार होकर आज पूरी तरह से यहाँ वक्फ बोर्ड पर अपनी भूख हड़ताल का शुरुआत कर चुका हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है मुझे कि मैं इसमें नाकाम नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे जायज़ मुतालबात हैं। मैं नाजायज़ मुतालबात या किसी किस्म के कोई नाजायज़ कागज़ात सबमिट नहीं करता। कभी मेरे जो भी कागज़ात होते हैं क़ानूनी के दायरे में होते हैं और क़ानून की ही लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ और लॉ अबाइडिंग पर्सनालिटी हूँ। लिहाजा यहाँ वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं ये क़ानून को तोड़ने वाले हैं और तोड़ मरोड़ कर जो है आने जाने वालों को हर एक को नुकसान पहुँचाने की इनकी साजिशें होती हैं। ये आपस में एक दूसरे को लड़ा देते हैं और तमाशा देखते हैं और मज़े लेते हैं। लिहाजा मैं अब इनका मज़ा लेने के लिए अपनी इस भूख हड़ताल को शुरू किया हूँ और इसमें मेरा पहला डिमांड जो है वो है खाती गुनहगार के ख़िलाफ़ बी मोहिउद्दीन साहब तहसीलदार के दौर में जो 52A की नोटिस शुरू हुई थी, 64 की नोटिसें शुरू हुई थी, उसके ख़िलाफ़ FIR करने का मेरा पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा मेरा है जो हमारे लिए सेक्शन 64A के तहत इन्होंने वक्फ बोर्ड से रिमूवल ऑफ मुतवल्ली का जो परमानेंट आर्डर निकालने की बात किए थे वो भी अभी तक नहीं हुआ। वो भी वो हो जाना, ख़त्म हो जाना हमेशा के लिए उसके मुतवल्ली के आर्डर ख़त्म होना, जबकि उसको गवर्नमेंट की जानिब से कोई मुंतखब नामा नहीं है और 2017 में 2019 में उसको विरासत साबित करने के लिए एक लेटर दिया गया। आज पूरे 7 साल 8 साल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उस पर कुछ वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई काम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा उसको पूरी तरीके से छूट दी जा रही है। छूट देने की सिर्फ ये वजह है कि इनकी साजबाज है, मिली भगत है इनकी, जो उसको छूट दे रहे हैं, जबकि किसी आदमी के पास, किसी मुतवल्ली के पास या किसी और आदमी के पास अगर गवर्नमेंट का मुंतखब नामा नहीं होता तो उसको किसी किस्म की कोई ज़मीन बेचने का हक़ नहीं होता। इसने 6.5 एकड़ ज़मीन, 6 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन जो खिदमत माश है दरगाह हज़रत सैयद पीर बुरहान साहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह की, उस ज़मीन को इसने बेच कर खा गया और अपनी मनमानी करता रहा। और रियाज़ वक्फ ऑफिसर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रियाज़ अहमद ने अपने ही हाथों से इस मुतवल्ली के बोलने पर गज़ट में अपने हाथों से मस्जिद को ऐड किया है, जबकि इसको कोई राइट नहीं था। उसके बावजूद इसने इसको इस गज़ट में इसका इंदराज करके पब्लिक को धोखा देने का और वक्फ बोर्ड को भी धोखा देने का काम किया, जिसके खिलाफ मैंने नांदेड़ कोर्ट में अपना केस भी दाखिल कर चुका हूं और आने वाली 28 तारीख को उसमें पेशी भी है। अब रहा सवाल मेरा तीसरा, कंटिन्यूशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मस्जिद सालेहीन and immediate revocation of the illegal stay imposed on the duly formed मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी। हमारा बोलना ये है कि इन्होंने जो हमारे मस्जिद कमेटी के आर्डर्स को स्थगित किए हैं वो जल्द से जल्द बहाल हो जाएं और पुराना रजिस्ट्रेशन हमको ND पठान साहब ने जो दिए थे उसको कंटिन्यू किया जाए। मेरा चौथा मुद्दा ये है कि इलीगल आर्डर्स डेटेड 14/8/2024 बाई डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशीर अहमद शेख मेंशन अबाउट कैंसलेशन इन लेटर एंड इशू द लेटर ऑफ दिस टुडे। बोलना ये है कि इन्होंने जो 14/8 को जो लेटर दिए मुशीर अहमद साहब, इनको कोई राइट नहीं था, लेकिन इन्होंने ये राइट लेटर देकर हमको तकलीफ़ पहुंचाई। अब पांचवा मुद्दा मेरा ये है, ए कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड बाय द वक्फ बोर्ड टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट द fraudulent
Muhammad Yusuf Abdul Majid for submitting a forged construction permission letter of मस्जिद सालेहीन। इसने एक झूठा कंस्ट्रक्शन परमिशन दाखिल किया है, इसके खिलाफ भी इसके खिलाफ 420 की कार्रवाई होनी चाहिए। ड्यू टू द नेग्लिजेंस, wrong decisions and collusion with land mafia, Waqf office, Waqf board officials, Deputy Chief Executive Officer Mushir Ahmad Sheikh and Special Office Superintendent Khusro Khan, we have suffered a grave injustice. We demand that a departmental inquiry be conducted against these two officials and that they be suspended immediately. मेरा बोलना ये है कि इन लोगों ने जो गलत कागजात बनाकर जो पेश कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी फौरी एक्शन होना चाहिए और इनको जल्द से जल्द सस्पेंड होना चाहिए। ना सिर्फ इतना बल्कि जुनैद साहब जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, मैं तो बोलता हूँ कि इस केस में उन्हें भी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और खाजी समीर साहब भी इसमें कुछ बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि खाजी समीर साहब बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके पास 1 से 4 मरतबा रिप्रेजेंटेशन किया गया, पूरी फाइल सबमिट की गई वक्फ ट्रिब्यूनल के। उनको इंस्ट्रक्शंस है कि आप फौरी तौर पर जो है सो 3 महीने के अंदर अपने जजमेंट दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारे केस को पेंडिंग रखा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि कहाँ से कितनी रकम बांटी जा सकती वो ले लेंगे और हम ये फैसला करेंगे। सर, आपने अपने लेटर में जो था धन का इशारा दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा बोलना यह है मतलब कि मैं अब 2012 से जो कंटिन्यूशन में हूँ, मैं इस झूठे वायदों से और झूठे तयक्कुनात से तंग आ चुका हूँ वक्फ बोर्ड पे। और इनकी जो मिली भगत है चोरी की, वो चोरी की मिली भगत से भी पूरा महाराष्ट्र तंग आ चुका है। सर, औरंगाबाद में मुसलमानों की सियासी बड़े बड़े लीडर हैं जो कौम की बात करते हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए औरंगाबाद में बड़े जलसे जुलूस लिए हैं, आज वो औरंगाबाद में मौजूद है, उनके नाम कोई दर्द भरा को पैगाम बोलना चाहेंगे आप मदद के लिए? देखिए, मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मुस्लिम उलमा हैं, मुस्लिम मुतवल्ली हैं, मुस्लिम हजरात हैं, इस शहर के रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन तमाम से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि वो मेरा साथ दें और हक़ की लड़ाई में मुझे कामयाब करने में मददगार साबित हो। लास्ट टाइम आपका ऑपोजिशन तोड़े थे, 10 रुपए का ठंडा शरबत पिला के, इस वक्त क्या आश्वासन दिया गया? ये आश्वासन दिया गया था कि मेरे को 15 फरवरी तक हम नेक्स्ट मीटिंग लेंगे और FIR कर देंगे, लेकिन पूरा 1 साल गुजर चुका, अभी तक कोई FIR नहीं हुआ और उस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं हुई। वो शख्स 2021 में केस दाखिल करता मुझे मुतवल्ली बनाओ बोलकर, झूठा केस, और 2023 में वक्फ बोर्ड को डार्क रखता और यहाँ से आके झूठा 11 महीने का मुतवल्ली का आर्डर लेकर चले जाता, और उस 11 महीने के आर्डर को वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने के बाद उस आर्डर के खिलाफ जो समन्स इशू हुए, वो शख्स 11 महीने का पीरियड गुजरने तक समन्स इशू नहीं किया। टाइम बार्ड हो गया, उसका पीरियड ख़त्म होगा, उसके बावजूद 2023 के बाद आकर उसने फिर एक कार्रवाई शुरू किया उसी 2021 के इसमें कि भाई मुझे मुतवल्ली बनाया जाए। भाई आपने तो झूठा केस दाखिल करे 2021 में ट्रिब्यूनल में, उसको वहाँ पर पेंडिंग रख दिए, फिर एक झूठा जो है सर्टिफिकेट ला लिया, वहाँ से 11 महीने के मुतवल्ली बन गए जुनैद साहब की मदद से। फिर वो टाइम बार होने तक आपने ट्रिब्यूनल के समन्स को नहीं लिए, यहाँ नहीं रहते, बल्कि आपके भाई ने और आपके बेटे ने वापस कर दिया, जबकि आप उसी घर में रहते थे। और आज भी वो केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, क्योंकि इन्होंने वो पीरियड ख़त्म होने के बाद भी अपने पीरियड को मुकम्मल करने के लिए बहुत कोशिश करे, लेकिन नहीं हो सका और वो पेंडिंग हो गया। उसके बाद जो है सो 2023 में फिर आके इन्होंने अपनी 2021 की कार्रवाई शुरू कर दी है कि मुझे मुतवल्ली बनाया जाए। सर, आपके पास पूरे प्रूफ होने के बावजूद, पूरे शवाहिद होने के बावजूद कि क्या बात है, क्यों देर क्यों हो रही? देर इसलिए हो रही है कि ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, लंगड़े लूले अपाहज, ऐसा है ये वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड के पास इंसानों की कोई कदर व कीमत नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के पास वक्त की कोई अहमियत नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान के पास अल्लाह का डर व खौफ नहीं है। इनको मरने का अगर डर होता था और अल्लाह के जवाबदेही का इनको डर होता था तो ये लोग ये कदम ही नहीं उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग होते थे और इंसाफ का साथ देना पसंद करते।
इसका केस जो है तो कोर्ट में जारी है। हाँ, अभी ट्रिब्यूनल में भी जारी है और छह महीने में डिसाइड करो बोले वो। अच्छा, ट्रिब्यूनल ने जो है 6 महीने होने को आए। ट्रिब्यूनल ने जो है, हम जब इन्होंने मुतवल्ली खुद वहाँ पर जाने के बाद ट्रिब्यूनल ने जो है उसमें ऑर्डर किया कि 3 महीने के अंदर डिसाइड करो। आज 6 महीने होने के करीब आ चुके हैं, लेकिन इस पर अभी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। और ये केस तो बोर्ड के मेंबरान जो ज़िम्मेदारान हैं और वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं और चेयरमैन साहब हैं, ये सब मिली भगत से ये काम कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि हम फैसले कर, कोई फैसले नहीं कर पा रहे हैं। आपने बताया कि ये जो वो है उस पर भी छेड़छाड़ हुई है। हाँ, गैजेट में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रियाज अहमद साहब ने अपने हाथों से गैजेट में जो चीज़ नहीं थी वो उसमें मुंसलिक कर दिए और उस पर देकर यहाँ पर भेज के उसको झूठा एक ऑर्डर दिलवा दिया 11 महीने का। मैंने उस पर भी केस दाखिल कर चुका हूँ रियाज वक्फ ऑफिसर पे। नांदेड़ कोर्ट में इस वक्त केस चालू है और 28 जनवरी को जो है उसमें पेशी भी है हमारी। यहाँ के खुसरो और मुशीर साहब को क्या खरीद देंगे? खुसरो खान साहब तो कोई जिम्मेदार है ही नहीं और झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। हमने पिछली मीटिंग जुलाई में जो किए थे यहाँ पर उपोषण, उन्होंने हमको ऑफिस में बुलाया, बात की है हमने। बात करने के बाद उन्होंने बोले नहीं बोले मुशीर अहमद साहब तो यहाँ है ही नहीं। बोले 10 मिनट के बाद मुशीर अहमद साहब आ गए। तो इतनी झूठ बोलने वाले ऑफिसर जिनका खौलो फेल ही नहीं है, उनसे क्या बात करें? मुशीर साहब से बात हुई आपकी? जिनको शर्म ही नहीं आती कि कितनी झूठ बोले हैं। मुशीर अहमद साहब का कच्चा चीटा तो वीडियोस पे चालू है। सर वक्त मीन्स सिंबल में खुद लिखे है, वक्त मीन्स अल्लाह की परमानेंट जो है तो मिल्कियत है अल्लाह की। जी हाँ, बेशक। क्या बात है कि फिर देरी हो रही? इसलिए देरी हो रही है कि इनको कुछ माल पानी नहीं मिल रहा है और ये हकीकत पसंद लोग नहीं है, इंसाफ पसंद लोग नहीं है। ये धोखेबाज हैं, झूठे हैं और लोगों को लूटना जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अब्दुल रब अशरफी इंजीनियर, सदर मस्जिद सालेहीन इंतज़ामी कमेटी पीर बुरहान नगर नांदेड़। आज हमारे मस्जिद के एक ओहदेदार शेख अहमद साहब यहाँ उपोषण के लिए बैठे हैं और ये उपोषण हमारा इस सिलसिले में तीसरी बार है। हम मुसलसल 15 साल से ख़त व किताबत के ज़रिए, उपोषणों के ज़रिए और आत्मदहन के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है वक्फ डिपार्टमेंट वालों ने एक संगनमत करके मिली भगत से एक भूमाफिया इंसान को जिसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं, कोई पुरावे नहीं, कुछ भी नहीं, उसको इनके रहम करम से इनसे मिलकर उन्हें एक झूठे आर्डर 11 महीने के ले लेता है। ना कानूनी कोई जवाज़ है उसका, ना वो उनके शिजरे में है, ना उसके पास कोई मुंतखबनामा है। इनकी मेहरबानी से इनको दे दिला के एक झूठा आर्डर लेता है और वो आर्डर के बिना पर हमारे जो लोकशाही मार्ग से जो कमेटी सैंक्शन हुई थी उसको उस पर स्थगित लाता है। तो ये जुल्म के खिलाफ और वही जो खुद साख्ता मुतवल्ली उन्हें वहाँ ये जो खिदमत माश की ज़मीन थी इस दरगाह की, इस मालमत्ता की, इस संस्था की वक्फ के, वो पूरी माटी मोल कीमत में लोगों को बेच दिया जिसका उसको अधिकार नहीं था। और वो केस के बारे में यहाँ से उसको वो तहसीलदार साहब ने एक नोटिस 52A की नोटिस इशू करके उसको तकरीबन 2 साल हो गए। वो प्रेशराइज करके वो नोटिस को दबाते रहता है और ये लोग उसके अंडर उसको दबाते रहते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब कि ये जो अतिक्रमण वाले, कब्जे वाले, इसके औकाफ के उसको प्रोत्साहन दे रही है, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे, ताकि उनको उल्टा सज़ा देना चाहिए। इनका हक बनता है कि भाई इन्हों उसकी हिफाजत करे, तो उल्टा इन्हों उसके बेचने वालों को मदद कर रही है। लोग कितने भी पत्र व्यवहार करो, कितना भी कुछ भी करो, ये बेहिस लोग हैं। इनको ना कानून का डर है, ना खौफ खुदा है, ना खौफ समाज है। सिर्फ ये अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए पूरी वक्फ माल मत्ता को फ़रोख्त करने वाले की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। हम मुसलसल इनसे पर्सनली हमने रिक्वेस्ट किए, इल्तिजा किए, भाई ये इसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर भी ये सुनने के लिए तैयारी नहीं है। झूठे आश्वासन दे देते। हम तीसरी बार बैठे यहाँ पे सम पे अभी अब तीसरी बार बैठे और इससे पहले इन्होंने हमको लेखी दिए कि भाई आपके जो जिनाइन डिमांड है, कानूनी डिमांड है, उसको हम पूरा करेंगे। ये लोग कोई डर ही नहीं इनको कि भाई ये लोग कुछ भी कानून से भी डर नहीं है, ना उनके कोई हायर अथॉरिटी से डर है इनको।
ये यहाँ ऑफिस में भी ये लोग जो जुनेद साहब जो है तो वो तो रहते नहीं, सिर्फ बम्बई गए, इधर गए उधर गए बोल के लोग वहाँ लोग चक्कर मारते रहते, लोग परेशान हाल है। दूसरे गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, मुशीर साहब जिनको कुछ पावर नहीं है मगर पूरा डील उन्होंने ही करते, उन्होंने लोगों को झूठे आश्वासन दे देते हैं और बस टहला देते हैं और बाद में खुश होते हैं कि कैसा बेवकूफ़ बना है हमने बोल। मुसलसल 15 साल से हम लड़ रहे हैं इसके लिए, कोई असर नहीं हुआ आज तक। उनको अभी जाके आप उन पूछे तो अभी बताए तुम कह के लिए आए बोल, हालांकि इन्होंने लिख के दिए हम। तो ये लोग जो है ना ये कौम के दुश्मन है, खुद के मफाद के लिए पूरे वक्त मालमत्ता को इन्होंने मुफ्त में सेल कर दिए। इनका अंजाम क्या होगा अल्लाह से डरना चाहिए ना। हमारी जो लड़ाई है मस्जिद के लिए है, मस्जिद पे जो लोग काबिज होना चाह रहे थे उनके ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आखिरी में क्या मैसेज देंगे आप? जी आखिरी में क्या मैसेज देंगे वक्फ अधिकारियों को? वक्फ अधिकारी का उन्होंने अपने फ़र्ज से पूरे तरीके से फ़र्ज को अंजाम देना चाहिए और उनका जो फ़र्ज़ है कि वक्फ माता को संभालना चाहिए और उसकी हिफाजत करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ जो भी तकरारें आती है उसका जल्दी से जल्द निपटारा करना चाहिए ना। इंसाफ बोले तो अगर इंसाफ में देर होती बोले तो वो भी नाइंसाफ़ी है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम चांद खान है, मैं एक कमेटी का ज़िम्मेदार बंदा हूँ और हमारे शेख अहमद साहब जो है जो उपोषण को बैठे और इस सिलसिले में यहाँ पर तीसरी मरतबा ये उपोषण है। मस्जिद सालीन के लिए हम ये मेहनत कर रहे और मस्जिद सालीन के डॉक्यूमेंट जो है 57A 10 एकड़ मालमत्ता में मस्जिद सालीन बने वाली है और उसके बिक्री खत भी है हमारे पास, उसका PR कार्ड भी है। उसका दरगाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है मस्जिद का। दरगाह इनामी ज़मीन है, 57A में 84 पे 55 है और गज़ीट के अंदर दरगाह मुसाफिर खाना ख़बरस्तान है। मस्जिद का उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है। भू माफिया मोहम्मद यूसुफ बार बार इनको एप्लीकेशन देता है, दरगाह मुसाफिर खाना ख़बरस्तान मस्जिद सालीन एक है और 2011 के अंदर 2010 के अंदर जो है तो दरगाह का रजिस्ट्रेशन अलग था, दरगाह मुसाफिर खाना ख़बरस्तान। 2011 के अंदर पठान साहब एनडी पठान साहब ने जो है तो मस्जिद सालीन को मिला दिया उसके एप्लीकेशन पे, दोनों का रजिस्ट्रेशन एक कर दिए। फिर 12 में हम एप्लीकेशन दिए तो एनडी पठान साहब ने जो है मेरे से गलती हो गई, हाई कोर्ट के ये सेक्शन के तहत मैं अपनी गलती को दुरुस्त करता हूँ, उसको जो है तो उन्होंने मस्जिद और दरगाह के रजिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिए। अब्दुल मजीद शेख गुड़ू साहब मरहूम जो है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में उसको चैलेंज करे और उन्होंने ये बताया कि मेरे को बुलाया नहीं गा, मेरे को नोटिस मिली गई नहीं, मेरे को एक बार मौका मिला नहीं गा। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उनकी बात को सुनते हुए हमारे 2012 के जजमेंट को जो है तो साइड में कर दिया और वक्फ बोर्ड को 2012 में वो रिवर्स कराया, भेजा कि इसको 2 महीने में तुमने डिसाइड करना। आज 2012 से जो है आज 25 आ गई, ये लोगों के कान पे जूं रह गिरी नहीं। हम इतने एप्लीकेशन इतने चक्कर मार मार के थक गए यहाँ, मगर इनको कोई हिश इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। फिर मोहम्मद यूसुफ शेख गुड़ू ने मोहम्मद यूसुफ अब्दुल मजीद ने जो है एक 2023 के अंदर रियाज साहब से रिपोर्ट ये लिया कि मस्जिद दरगाह एक है, गज़ीट के अंदर अनुच्छेद क्रमांक 5 में है और रिपोर्ट लाके इनकी दिशा भूल करके वक्फ बोर्ड की 11 महीने का तात्पर्यता का ऑर्डर ले लिया। हम यहाँ जुनेद साहब से बहुत बार मिले, बहुत एप्लीकेशन दिए, बहुत कंप्लेन दिया, हाँ देखता हूँ, करता हूँ, दाखिल करो तुम। हम घर को आ जाते हैं, कुछ काम करने को उसमें तैयार नहीं। उन्हें 11 महीने के ऑर्डर आते जिन्हें मस्जिद पर ताबा ले लिया, 3,52,000 इमाम साहब के पास थे, वो भी ले लिया। हम कई एप्लीकेशन दिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बाद में हमने रजिस्ट्रेशन 2023 में निकाले, दरगाह का अलग रजिस्ट्रेशन, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन ये लोगों ने दिए। तो हमने वो रजिस्ट्रेशन पे रीत सीट फीस भर के हमने कमेटी रजिस्ट्रेशन करे। इनके पास साल भर कागज़ पड़ के रहे, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग है। वो रजिस्ट्रेशन पे हमने कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद अब्दुल मजीद मोहम्मद यूसुफ भू माफिया जो है इनको एप्लीकेशन देता है, टाइम बार के बाद, टाइम जाने के बाद हमारी कमेटी रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर हो गए और 5,900 रुपये फीस है ऑब्जेक्शन की। उन्हें बिना फीस भरे के एप्लीकेशन देता है और मुशीर साहब उसकी एप्लीकेशन को ऐसा सीरियस लेते हैं और हमको ऑर्डर रोक देते हैं। हमको वो ऑर्डर लेने के लिए यहाँ उपोषण की डेट देना पड़ता है। 16 तारीख को हमको ऑर्डर हाथ में देते हैं। मुशीर साहब को इतनी जल्दबाजी और इनका इतना खतरनाक संगत मत है भूमाफिया से
कि वो आदमी जो है तो 16 तारीख को हमको ऑर्डर मिलते हैं, 17 को तुमने दिशा भूल करके हमारी नोटिस देता है, हम उसका जवाब देते हैं। फिर भू माफिया मोहम्मद यूसुफ और मुशीर साहब मिलकर ये काम करते हैं कि वहाँ एक एप्लीकेशन देते हैं वक्फ अधिकारी को। अब वक्फ अधिकारी को ये एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने रद्द रजिस्ट्रेशन पे ऑर्डर लिए, वो उसके ऊपर इन्हों जो है तो उसको जो है तो उसके एप्लीकेशन पे ऐसी एक्शन लेते हैं कि हमारे को स्थगिति के ऑर्डर निकालते हैं। और वो ब्लैक मेलर के पास मुशीर साहब की एक ऐसी वीडियो है और ऐसे उनके पास कागजात है, उनका ब्लैक मेलर ऑफिस में आके उनके ऑफिस में खड़े रह के ये बोल रहा कि तूने जो अमन से सिटी चौक के जो 7 लाख लिया उसका काला चिट्ठा मेरे पास है। तो ये लोग हमारे से क्या इंसाफ करेंगे। और ये मुशीर साहब ऐसा बैठ के सुनते हैं, साहब बैठिए आप, वो वीडियो है हमारे पास। तो ये लोग हमारा क्या इंसाफ करेंगे। अगर ये लोग हमारे तरफ से अगर जजमेंट देते हैं, वो उन्हें काला चिट्ठा खोल के इनके जो है तो जितने गुनेगारी के काम है यहाँ पैसे लेने देने के, उन्हें उजागर करेंगे बोल के डर के लोग इंसाफ नहीं कर रहे। और मस्जिद सालेहीन के साथ कोई ऑर्डर करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रिब्यूनल कोर्ट इनकी कमजोरी उनके पास है। हाँ, इनकी कमजोरी उनके पास है, तो उन्होंने कोई ऑर्डर करने को तैयार नहीं है इसमें। और जुनेद साहब से हम कई बार मिल रहे, समीर साहब से कई बार मिल रहे, वो लोग बोल रहे कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा हमको। तुम बैठे कहीं को यहाँ क्या काम करने के लिए बैठे आप, खाली हम चक्कर मारते रहना वो काम के लिए। मामूली काम, एक रजिस्ट्रेशन का और एक कमेटी ऑर्डर का काम, इनको 15-15 साल लगेंगे वक्फ बोर्ड के लिए। और 52 की नोटिस, 64 की नोटिस उसको 2017 में दिए, तूने विरासत मंजूर करके ला, उसके पास कोई विरासत नहीं। जो मुतवल्ली थे ख्वाजा शाह बुरहान शाह, वो दरगाह के मुतवल्ली थे, दरगाह मुसाफिर खाना कब्रस्तान, मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं थे। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज ऐसे नहीं है। दरगाह के अलग पेपर है, मस्जिद के पेपर अलग, इनके पास सारी चीज़ें हैं। इन्हों कोई काम करने को तैयार नहीं है। हम ये चैनल के माध्यम से हम जो है तो ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, मस्जिद सालेहीन का रजिस्ट्रेशन अलग हो, भू माफिया के ऊपर एफआर हो। आप बोल रहे कि वीडियो है उनके पास, तो फिर कैसा इंसाफ होगा? कैसा होगा साहब, उनके पास काला चिट्ठा, उन्हें ऑफिस में खड़े रह के बोला तू मेरे को जानता नहीं, वो मैंने जो तो मोइन तहसीलदार साहब को भी बताया मैं क्या चीज़ हूँ। और तूने जो अमन से 7 लाख रुपए लिया सिटी चौक के कपड़े की दुकान के, उसका सब मैं काला चिट्ठा खोलूंगा। तो हमारे से क्या इंसाफ होगा। और उन्हें एप्लीकेशन एक देता है, उस पर इन्हों ऑर्डर निकालते हैं। और हमारे कई एप्लीकेशन पड़े आले, कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई होती नहीं, कोई एप्लीकेशन हमारी बढ़ती, इन्हों फाइल पुटअप करके साहब के सहना लेके ऑर्डर निकालते हैं तात्कालिक। सर, ये जहाँ का प्रकरण बताया जा रहा है कि वहाँ के मुकामी मुसलमान, वहाँ के मुकामी जिम्मेदारान, क्या उनका साथ है आप? हाँ, पूरे महल्ले का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग आपके साथ में, पूरे महल्ले के लोग हमारे साथ हैं। हाँ, अच्छा, अल्लाह ना करे, हम तो चाहेंगे आपका काम अच्छे से हो जाए। अल्लाह ना करे कोई अगर कोई ऐसी बात होती है, उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? कौन सी बात? वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार, चेयरमैन साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, खुदरो खान साहब, और जितने भी इसमें बोर्ड के मेंबर हैं वो भी जिम्मेदार रहेंगे ना साहब। उनको कैसे छोड़ेंगे, वो भी इसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि नाइंसाफी होती है ना। देखिए, इस तरह से आपने देखा एक बुजुर्ग शख्सियत नांदेड़ की, शेख अहमद साहब, शेख रसूल नाम है इनका, और जैसा तमाम बातें आपके सामने आ चुकी, ये साहब का बयान, पूरी वहाँ की दास्तान, गम दास्तान, तबाही की दास्तान आपके सामने है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज वक्फ बोर्ड को जो है तो मोदी सरकार लेना चाह रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुसलमान के छोटे बड़े नेता, उनको एक डर सता रहा है कि सरकार, बीजेपी सरकार बदमाश है और वो हमारी ज़मीन को हथियाना चाहती है। जब इस तरह के वाक़यात मंजर आम पे आएंगे तो सरकार क्यों हरकत में नहीं आएगी। आज औरंगाबाद के अंदर भी कई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, सियासी लीडरान हैं। ये मामला मस्जिद का है, ये नहीं कि अल्लाह घर का है। तो क्या आपका अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है कि यहाँ पर आप पहुँचे, अखबार की न्यूज़ देखिए पहुँचे, ये न्यूज़ देखने का, ये न्यूज़ अब वायरल हो रही होंगी, आप उसको देख रहे होंगे, तो आप जो है तो यहाँ पर पहुँचे और जो भी कानूनी हिसाब से जो बेहतर मदद हो सकती है अच्छे अंदाज से वो हो। क्योंकि जब मस्जिद दरगाह के मामले जब रोड पे आएंगे और इसके वास्ते धरने आंदोलन होंगे, तो सवाल ये है, तो फिर हमारे हाथ में जो मुक़द्दस इदारा है, तो हमारे पे सवाल तो उठ खड़े होंगे, सवालिया निशान लगेगा। सवाल वही बड़ा अजीब है मामला कि एक मामला पूरा अमन तरीके से कानून से भी चल रहा है और अतराफ़ के जो मुसलमान है, हालांकि हेड ऑफिस है औरंगाबाद के अंदर, हालांकि यहाँ के मुसलमानों के जिम्मेदार जितने बड़े छोटे, ये आपका एक अखलाकी फरीज़ा है, ये शरई मामला है
कि ठीक है नांदेड़ के जिम्मेदार है, लेकिन आप भी यहाँ आ सकते हैं कि चाचा क्या बात है साहब, क्या नहीं, हम मिलकर बात करते हैं, क्योंकि मस्जिद का मामला है नहीं है। और यही मस्जिद पे अगर अल्लाह ना करे बुलडोजर चलता था तो पूरे औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में आग लगती थी। ये फिरकापरस्त सरकार है, हमारी मस्जिदों को तोड़ रही है, इबादत गाँव को तोड़ रही है। कैसी से आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है कि कानून का मामला है, अल्लाह घर का मामला है, और आपकी बेइज्जती है, और फिर बोलते हैं कि वो सरकार ऐसी कर रही है, सरकार वैसी कर रही है। तो क्या ये मस्जिद के बारे में औरंगाबाद के इतने बड़े मुसलमान जिम्मेदार हैं? क्या आपका अखलाकी फर्ज नहीं है कि क्या सही है, इसमें क्या झूठ है? इनके जिम्मेदारों से मिले, ये अल्लाह घर का मामला है। क्या अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं? आपकी सियासी की पार्टी के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते थे, पार्टी को बढ़ाने का काम करते थे, अपनी ताकत बढ़ाने का काम करते थे, और अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते आप यहाँ पहुँचे नहीं। कल अल्लाह की बारगाह में अगर इस तरह का सवाल हो जाए तो आप क्या जवाब देंगे? कि ये जवाब देंगे कि हमारा मसला नहीं था, वो नांदेड़ वालों का था, ये नांदेड़ की मस्जिद थी, अल्लाह ताला नांदेड़ में जो मस्जिद थी उसका क्रेडिट अलग था, वो छोटी मस्जिद थी, नौज़बिल्ला। हमारे औरंगाबाद शहर की मस्जिद बड़ी है, वो अल्लाह घर नहीं था, वो कोई और अल्लाह घर था, नौज़बिल्ला। कैसी बात करेंगे आप? ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। जब ये वीडियो वायरल हो रहा होगा, मैं औरंगाबाद के तमाम सियासी लीडरान से अदबन गुजारिश है कि देखिए इस मामले की जाँच कीजिए, इनसे मुलाकात कीजिए, पूरी तफसीलात को लीजिए, और एक बुजुर्ग शख्सियत ये यहाँ बैठी है, अल्लाह के घर के दिफा के लिए बैठी है, इंसाफ के लिए बैठी है, आप इनकी मदद कीजिए। ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। हर दुनियादारी के मामले में, राजनीतिक मामले में आप टांग अड़ाते हैं, बयान जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, कि अल्लाह घर के लिए आप नहीं आ सकते? जो भी मामला है कानून कायदे से कीजिए ना, ऐसा नहीं बोल रहे कि इनको मदद कीजिए। सब जांच पड़ताल कीजिए, जो कानून से, शरीयत से जो मामला निकल के आता है वो हिसाब से काम कीजिए। इसमें अल्लाह भी राज़ी है, बंदा भी राज़ी है। मैं यही कहूँगा कि देखिए जब ऐसे हालात चलेंगे तो अल्लाह की मार बैठेंगी, और ये जब वक्फ इरादा जो है पूरे मोदी सरकार लेने वाली है, ये बिल्कुल चला जाएगा, और इसके ज़िम्मेदार हम सब लोग होंगे। क्योंकि हमने जब ये मामला हो रहा था तो हमने खामोशी इख्तियार की, ये हमारा जुर्म समझा जाएगा। तो उठिए, और यही नहीं और मामला में यहाँ गड़बड़ें चल रही होंगी तो कानून से, कायदे से, सलीके तरीके से मदद कीजिए, और कम से कम इस मामले में अल्लाह से डरिए और अल्लाह के वास्ते मदद कीजिए। ये मेरी आपसे दर्दमंद अपील है। देखते रहिए।